आपने कभी सोचा है कि ये जो चरवाहे अपने पशुओं के साथ मीलों का सफर तय करते हैं, ये बस ऐसे ही नहीं भटक रहे। इसके पीछे एक पूरी साइंस है, एक रिदम है जो सदियों में परफेक्ट हुआ है। चलिए आज इस सफर में हम उनके कदमों के निशान फॉलो करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये लाइफस्टाइल जो देखने में पुराना लगता है, असल में कितना सोफिस्टिकेटेड और वेल प्लान्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हम देखेंगे सदियों का सफर, उनकी परंपराओं को समझने के लिए। फिर आएंगे अंग्रेजी राज की सोच पर, जहां सब कुछ बदल गया। उसके बाद हम कानून का जाल सुलझाएंगे, जमीन पर लकीरें का असर देखेंगे और आखिर में उनकी आज की हकीकत को समझेंगे। रेडी? लेट्स गो। तो हमारा पहला स्टॉप सेक्शन 1, सदियों का सफर। यहाँ हम इन घुमंतू चरवाहों की जिंदगी के उस सदियों पुराने रिदम को समझेंगे। एक ऐसा रिदम जो मौसम और जमीन के साथ बिल्कुल परफेक्ट हार्मनी में था। ये जो खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं ना, ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। इसे कहते हैं बुग्याल। हिमालयाज़ में 12,000 फीट से भी ऊपर कुदरती घास के मैदान। सर्दियों में ये बर्फ से ढका रहता है और अप्रैल आते ही पूरा मैदान फूलों और हरी घास का एक कारपेट बन जाता है। इन चरवाहों के लिए ये छुट्टी मनाने की जगह नहीं है, ये उनका वर्क प्लेस है, उनका घर है, उनकी पूरी दुनिया है। तो आखिर ये पैस्टोरल नोमैडिज्म या घुमंतू चारवाहा जीवन है क्या? सीधे शब्दों में ये एक ऐसा लाइफस्टाइल है जहां लोग अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए ताज़ी घास और पानी। लेकिन ये कोई रैंडम भटकना नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा वेल प्लान्ड साइक्लिकल पैटर्न है। चलो अब इंडिया के नक्शे पर देखते हैं कि ये कम्युनिटीज़ कहाँ-कहाँ रहती हैं। देखिए, ऊपर जम्मू और कश्मीर में है गुज्जर बकारवल्स, फिर हिमाचल में गड्डीज और उत्तराखंड में भोटियाज और गुज्जर्स। महाराष्ट्र में है ढंगर, कर्नाटका और आंध्रा में गोलाज और कुरुमाज और राजस्थान में राइकास। इन्हीं की कहानी को हम आगे फॉलो करेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं पहाड़ों में। यहाँ जिंदगी बर्फ और धूप की ताल पर चलती है। जैसे गुज्जर बकरवाल्स को ही ले लीजिए। जब सर्दियों में ऊपर पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं तो वो अपने पशुओं को लेकर नीचे शिवालिक के सूखे जंगलों में आ जाते हैं। और जैसे ही गर्मी आती है, बर्फ पिघलती है, तो शुरू होता है उनका नॉर्दर्न मार्च, वापस ऊपर हरी भरी घास की तरफ। इसी ऊपर नीचे के सफर को कहते हैं वर्टिकल माइग्रेशन। लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं, ये है एक गुज्जर मंडप। ये उनका हाई ऑल्टीट्यूड घर है जो पहाड़ी बांस और घास से बनता है, जहां वो घी बनाते थे। और जब पूरी कम्युनिटी एक साथ इस तरह सफर करती है तो उसे कहते हैं काफिला। बिल्कुल स्कूल ट्रिप की तरह, जहां सब लाइन में चलते हैं ताकि कोई खो ना जाए। साथ रहने से उनके पशु भी सेफ रहते हैं। अब पहाड़ों से उतरकर आते हैं प्लेटोज और रेगिस्तान में। यहाँ लाइफ का रिदम बर्फ नहीं बल्कि बारिश और सूखा तय करता है। एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र के धंगर्स, मॉनसून के टाइम वो सेंट्रल प्लेटो पर ही रहते हैं, जहां सिर्फ बाजरा जैसी सूखी फसल उगती है। लेकिन जैसे ही मॉनसून खत्म होता है, वो कोंकण की तरफ निकल पड़ते हैं। और यहां से शुरू हुई एक परफेक्ट पार्टनरशिप। इसे धंगर कोंकणी सिस्टम कहते हैं। सोचो आपके पास एक्स्ट्रा लंच है और आपके दोस्त के पास एक्स्ट्रा डिजर्ट, तो आप शेयर कर लेते हो। बिल्कुल वैसा ही धंगर्स अक्टूबर के आसपास कोंकण पहुंचते, ठीक तब जब कोंकणी किसान अपनी फसल काट चुके होते। धंगरों की भेड़ें खेत में बची हुई फसल खा लेती और उनकी गोबर से खेत को खाद मिल जाती। बदले में कोंकणी किसान उन्हें चावल देते थे। मतलब दोनों का फायदा, अ ट्रू विन विन सिचुएशन। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये घूमना, ये वॉन्डरिंग बेकार नहीं था। ये एक ब्रिलियंट सस्टेनेबल सिस्टम था। उनके लगातार चलते रहने से जमीन को रिकवर होने का टाइम मिलता था। जमीन का ओवर यूज नहीं होता था। इनफैक्ट सॉइल की क्वालिटी और बेहतर हो जाती थी। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का एक जबरदस्त लेसन है ये। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हम एंटर कर रहे हैं सेक्शन 2 में, अंग्रेजी राज की सोच। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के आने से एक बिल्कुल अलग सोच आई। एक ऐसी सोच जो इन चरवाहों के लाइफस्टाइल से सीधा टकरा गई। ये 2 अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। चरवाहों के लिए जमीन चराने के लिए थी, मूवमेंट ही जिंदगी थी, और जंगल सबका था, एक शेयर्ड रिसोर्स। लेकिन अंग्रेज अफसरों के लिए जमीन खेती के लिए थी, ताकि उससे रेवेन्यू यानी टैक्स मिल सके। उनके लिए मूवमेंट केओस था, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था। और जंगल, वो तो बस कमर्शियल लकड़ी जैसे देवदार और साल का एक सोर्स था। उन्हें एक ऐसी जनता चाहिए थी जो एक जगह टिकी रहे, जिसे पहचानना, रूल करना और टैक्स लेना आसान हो। इसको ऐसे समझो,
मान लो आपके घर के पास एक पार्क है जहां आप रोज खेलते हो। एक दिन एक मैनेजर आता है और कहता है कि ये पार्क अनप्रोडक्टिव है, बेकार है, क्योंकि यहाँ कोई दुकान नहीं है, इससे कोई पैसा नहीं बन रहा, और वो कहता है कि मैं इस पर बिल्डिंग बनाऊंगा। बस एग्जैक्टली यही ब्रिटिश ने किया। उनके लिए कोई भी जमीन जिस पर खेती नहीं हो रही वो वेस्टलैंड थी, बेकार जमीन थी जिस पर खेती करके पैसा कमाना चाहिए। ये कोट उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। 1913 में H.S. गिब्सन, जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने लिखा कि जिस जंगल को चराने के लिए यूज किया जाता है उससे लकड़ी या फ्यूल नहीं मिल सकता, जो उनके हिसाब से जंगल के असली या लेजिटिमेट प्रोड्यूस थे। मतलब साफ था, उनके लिए जंगल की वैल्यू सिर्फ कमर्शियल थी, पैसों में थी। चरवाहों की जरूरत से उन्हें कोई मतलब नहीं था, और इसी सोच ने आगे आने वाले कानूनों की नींव रखी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, कानून का जाल। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे वो कॉलोनियल सोच अब असली कानून में बदल गई और इन कानूनों ने चरवाहों की दुनिया को बिल्कुल उलट-पुलट करके रख दिया। सबसे पहले आए फॉरेस्ट एक्ट्स। पहले चरवाहों के पास कस्टमरी राइट्स होते थे, मतलब सदियों से चली आ रही परंपरा के हिसाब से वो जंगलों में आ जा सकते थे। लेकिन नए एक्ट्स के अंडर जंगलों को रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया गया। रिजर्व्ड जंगलों में एंट्री बिल्कुल बंद, और प्रोटेक्टेड जंगलों में जाने के लिए आपको परमिट चाहिए था, और आपको बताया जाता था कि आप कब और कितनी देर के लिए अंदर जा सकते हो। सोचो, अचानक से उन्हें उनके अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। और इससे भी बुरा था 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अंग्रेज अफसर घुमंतू लोगों पर हमेशा शक करते थे, तो इस एक्ट के जरिए उन्होंने कई चरवाहा कम्युनिटीज को क्रिमिनल बाय बर्थ डिक्लेयर कर दिया। सोच सकते हैं आप, उन्हें पैदा होते ही अपराधी का ठप्पा लगा दिया गया। उन्हें कुछ खास सेटलमेंट्स में रहने पर मजबूर किया गया, कहीं भी जाने के लिए परमिट लेना जरूरी था, और गांव की पुलिस उन पर 24 घंटे नजर रखती थी। उनका घूमना ही उनका जुर्म बन गया था। और फिर आया ग्रेजिंग टैक्स। पहले अपने पशुओं को चराना उनका हक था, अब हर एक पशु पर टैक्स लगा दिया गया, हर एक। शुरू में टैक्स कलेक्ट करने का हक ठेकेदारों को नीलामी में दिया जाता था, जो ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश करते थे। बाद में सरकार ने खुद टैक्स लेना शुरू कर दिया। हर चरवाहे को एक पास दिया जाता था, जिसे दिखाकर ही वो किसी चरागाह में घुस सकता था। अब 1 मिनट रुकिए और इस पर सोचिए, ब्रिटिश ने पशुओं पर टैक्स क्यों लगाया, जमीन पर क्यों नहीं? उनके लिए क्या काउंट करना और कंट्रोल करना ज्यादा आसान था, दूर दूर तक फैली जमीन या चलती फिरती पशुओं का झुंड? जरा सोचिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। तो चलिए अब देखते हैं कि इन कानूनों का जमीन पर ऑन द ग्राउंड क्या असर हुआ। हमारा चौथा सेक्शन है जमीन पर लकीरें, और ये लकीरें सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अफ्रीका में भी खींची गई थी। इंडिया में इसका नतीजा एक डिजास्टर था, एक तबाही। चराने के लिए जमीन की भारी कमी हो गई। जो थोड़ी बहुत जमीन बच थी उस पर इतना ज्यादा चराया गया, यानी ओवरग्रेजिंग हुई, कि उसकी क्वालिटी ही खत्म हो गई। याद है ना, उनके चलते रहने से ही तो जमीन रिकवर करती थी, पर अब वो मूवमेंट बंद हो गया था। नतीजा, पशुओं को ठीक से खाना नहीं मिलता था, उनकी सेहत गिरने लगी, और जब भी कोई अकाल या सूखा पड़ता, लाखों मवेशी भूख से मर जाते थे। चलिए अब चलते हैं अफ्रीका। दुनिया की आधे से ज्यादा पैस्टोरल पॉपुलेशन यहीं रहती है, और यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी हुई, खासकर मासाई कम्युनिटी के साथ। कोलोनियलिज्म से पहले मासाई लैंड नॉर्दर्न केन्या से लेकर नीचे नॉर्दर्न टैंजानिया तक फैला हुआ था, एक बहुत बड़ा इलाका था। लेकिन फिर आई 1885 की लकीर। यूरोपियन पावर्स ने मसाई लैंड को 2 टुकड़ों में बांट दिया, आधा ब्रिटिश केन्या में और आधा जर्मन टांगानिका में। उनके जो सबसे अच्छे चारागाह थे वो या तो गोरे सेटलर्स को दे दिए गए, या उन्हें गेम रिजर्व्स बना दिया गया, जैसे मसाई मारा और सेरेंगेटी नेशनल पार्क। और इन रिजर्व्स में चरवाहों की एंट्री बिल्कुल बंद। नतीजा ये हुआ कि मसाई लोगों ने अपनी कॉलोनियल टाइम से पहले की जमीन का लगभग 60% हिस्सा खो दिया। जरा सोचिए, 60%। उन्हें उनकी सबसे अच्छी जमीन से धकेलकर एक ऐसे सूखे इलाके में भेज दिया गया जहां बारिश का कोई भरोसा नहीं था। अब जब सूखा पड़ता तो उनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह ही नहीं बची थी। इसी बांदिश की वजह से 1933 और 34 में जब 2 साल सूखा पड़ा तो मसाई रिजर्व के आधे से ज्यादा पशु मर गए। इतनी मुश्किलों के बावजूद इन कम्युनिटीज ने हार नहीं मानी। चलिए देखते हैं कि उन्होंने कैसे इन हालात का सामना किया, और आज वो कहाँ हैं, हमारे आखिरी सेक्शन में, आज की हकीकत। कहते हैं ना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। उन्होंने अडैप्ट किया। कुछ लोगों ने अपने पशुओं की गिनती कम कर दी, कुछ ने नए चारागाह ढूंढे और अपने आने जाने के रास्ते बदल दिए।
जो थोड़े अमीर चरवाहे थे उन्होंने जमीन खरीद ली और एक जगह बस गए। कई गरीब चरवाहों के पशु मर गए तो वो मजदूर बन गए और बहुत से लोगों ने पशु पालने के साथ साथ व्यापार या दूसरे काम भी शुरू कर दिए। इसका एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है राजस्थान के रायकाज। जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो वो अब सिंध नहीं जा सकते थे, जहां उनके ऊंट इंडस नदी के किनारे चढ़ते थे। एक नई पॉलिटिकल बॉर्डर ने उनका सदियों पुराना रास्ता बंद कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नया रास्ता बनाया। उन्होंने हरियाणा जाना शुरू कर दिया, जहां उनकी भेड़ें फसल कटने के बाद खेत में चर सकती थीं और बदले में जमीन को खाद दे सकती थीं। एक नई पार्टनरशिप शुरू हो गई। तो हमारा ये सफ़र आज यहीं ख़त्म होता है, लेकिन ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ बॉर्डर्स हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्या मूवमेंट पर आधारित एक ज़िंदगी का कोई फ्यूचर है?